दोस्तों, आज पेश है मौत के पुजारी। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक दिन संध्या के समय महर्षि, यह मेरा धर्म बहन का पुत्र कुंदन और आपके आश्रम में दूर के विद्यार्थी आकर विद्या गमन करते हैं। मेरी धर्म बहन की इच्छा है कि उसका पुत्र आपके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन तुम मुझे जंगली कबीले के लगते हो। हाँ ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, गोटिला कबीले का सरदार जगलू हूँ मैं। सरदार जगलू, मेरे आश्रम में केवल उच्च कुल के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, साथ ही तुम्हारे भांजे को कैसे शिक्षा दे सकता हूँ। ओह, तब तो क्या मुझे आपके पास निराश होकर लौटना चाहिए होगा महर्षि। इसके सिवा कोई चारा नहीं जगलू। सरदार जगलू तभी, ओह, इस बालक के मस्तक पर तो बहुत तेज दिखाई पड़ रहा है, अवश्य यह किसी उच्च कुल का है। फिर उनने सरदार जगलू से पूछा, सरदार तुम्हारी धर्म बहन क्या तुम्हारे कुल की ही है। नहीं महर्षि, वह तो हमारे कुल की नहीं है। कहकर सरदार जगलू ने महर्षि नवचक्रम को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। तो तुम्हारा भांजा निश्चित ही उच्च कुल का है मैं उसे ही शिक्षा दूंगा। महर्षि, आपने ऐसा कहकर मुझ पर और मेरी धर्म बहन मंदा पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सरदार कुंदन आज हमारे आश्रम में रहेगा और 15 वर्ष हमसे शिक्षा ग्रहण करेगा। अच्छा महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कुंदन महर्षि चक नौ चक्र को शिक्षा ग्रहण करने लगे। दूसरों की बुराइयां देखने से पहले मनुष्य को अपनी बुराइयों का अवलोकन करना चाहिए। कुंदन विकार बुद्धि का स्वामी था और महर्षि चक्रम के उपदेशों पर वह सिर दी कंठस्थ कर लेता था। इस प्रकार कुंदन को महर्षि नवचक्र की शिक्षा ग्रहण करते करते पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, तुम सबको मैं 10 वर्षों से शिक्षा दे रहा हूँ, अतः आज मैं तुमको परीक्षा लूँगा। तुमसे जो कोई परीक्षा में खरा उतरेगा उसे आश्रम का सबसे योग्य घोषित छात्र घोषित किया जाएगा। गुरुदेव, हम सब परीक्षा देने के लिए तैयार है, तो सुनो, आज तुम एक बोध कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा एक प्रश्न छिपा है हुआ है, उसका तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी गुरु जी। नर्मदा नदी के किनारे एक तपोवन मार्केस नाम का एक ऋषि रहते थे। उसके कई शिष्य थे जो उसके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सभी शिष्यों को अपने गुरु की अपार श्रद्धा रखते थे। एक दिन, अरे शिष्य, गुरुकुल में मेरे नाम का जाप करता हुआ यह सुगमता से पानी नाम करता हुआ यह सुगता पानी पर चल रहा है। आज तक मैंने किसी को भी इस प्रकार पानी पर चलते नहीं देखा। यह स्वयं नाव में बैठकर नर्मदा को पार करता हूँ। जय गुरुदेव मार्कंडेय, जय गुरुदेव। थोड़ी देर बाद वह पानी पर चलता हुआ तट पर आ पहुँचा और आश्रम की ओर चल दिया, लेकिन महर्षि मार्कंडेय ने हैरत में डाल दिया। मुकुल ने इस असंभव कार्य को कैसे संभव कर दिखाया। तभी उसे ध्यान आया, मुकुल जब नदी के पानी पर चल रहा था तो मेरे नाम का जाप कर रहा था। निश्चित ही वह मेरे नाम की महिमा का प्रताप है कि नदी के पानी पर चल रहा है। और यह सोचकर मार्केट ऋषि अभिमान से भर उठे। अब जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो पता नहीं मैं कितना समय महान शक्तिशाली हूँगा। अगले दिन मार्कंडेय ऋषि जब कार्यवर्ष नर्मदा नदी पर जाने की सोचने लगे, मेरे नाम का स्मरण करने मात्र जैसे नदी में पार कर लेते हैं, तो मुझे नौका नदी से पार करने की क्या जरूरत। आज मैं अपने नाम के सारे नर्मदा नदी को पार करूँगा। और यह सोच वह नर्मदा नदी में यह करते हुए उतर गया। मैं और लेकिन पानी में चलने में सफल नहीं हो सका। और लड़खड़ाकर नर्मदा ने गुरुदेव, कोई मुझे बचाओ। और जल्द ही शिष्य नर्मदा नदी में कूद कर मार्कंडेय ऋषि को पकड़ लिया और जैसे तैसे तट पर ले आए। शिष्य मार्कंडेय ऋषि का शिष्यों
मार्केट ऋषि का शिष्य मुकुल ऋषि के नाम का जाप करता हुआ नर्मदा नदी पर कैसे चल सकता था, जबकि अपने नाम का जाप करते हुए मार्केट नदी पर नर्मदा जल पर चलने का असफलता न पा सके। मुझे तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह प्रश्न सुन सभी शिष्यों के चेहरे पर निराशा दौड़ उठी। तब कुंदन ने उठकर ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुकुल की सफलता के कारण उसकी अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जबकि मार्कंड ऋषि के डूबने का कारण उसके मन का अभिमान। शाबाश कुंदन, तुमने मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तुम मुझे यह कहते हुए बहुत प्रशंसा हो रही है, तुम मेरे आश्रम में सबसे सुयोग्य छात्र हो। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने आपके प्रश्न का सही उत्तर दिया है। कुंदन ने विनम्र नम्रता से ऋषि को गदगद हो उठे। और उस दिन नव चक्र कुंदन के विशेष स्नेह रखने लगे और ऋषि महर्षि ने उसके ऊपर विशेष कृपा देख कुंदन मन में अभिमान जाग उठा। निश्चित ही मैं गुरु के अन्य शिष्यों से उत्कृष्ट उत्कृष्ट हूँ, तभी गुरुदेव मुझे विशेष स्नेह करते हैं। महर्षि ने नवकर्म जब किसी आश्रम से बाहर जाते तो आश्रम का सारा संचालन कुंदन के जिम्मे छोड़ जाते। उसे यदि कोई विद्यार्थी कुंदन के किसी प्रश्न का उत्तर पूछता तो कहता, मैं तुम्हारे उत्तर क्यों बताऊं, जबकि महर्षि लौट कर आए उनसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। और वह सोचता, यदि मैंने अन्य विद्यार्थियों को उनके प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा तो मेरे द्वारा अर्जित शिक्षा में कमी आ जाएगी। ऐसे ऐसे ही एक दिन नवचक्रम ऋषि पुनः कहीं बाहर गए हुए थे तो एक वृद्धा आश्रम में कुंदन से बोली, बेटा, मैं वन में राह भूल गई हूँ, थोड़ी देर में रात होने वाली है, क्या आज रात आश्रम में गुजार सकती हूँ? क्यों नहीं माँ। थोड़ी देर बाद, बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा कहना मानोगे? क्यों नहीं मानूंगा माँ, आप कहकर देखिए। बेटा, मैं रात होने जा रही है, तुम आज मेरे कहने पर दीप जलाकर इस आश्रम के अन्य कुटियाओं में भी दीप जलाओ। अभी लो माँ, यह आपने बड़ा सरल कार्य बताया है। और कुंदन ने दीप जलाए और अन्य विद्यार्थियों ने कुटिया में जाकर दीप जलाने लगा। आज कुंदन स्वयं हमारे दीप जला रहा है, इससे पहले कभी यह कार्य नहीं किया। थोड़ी देर बाद, देखो बेटा, एक दीप से आश्रम से सभी दीपों को प्रकाश में हो गई। हाँ माँ, यह तो है। बेटा, जिस दीप ने जब अन्य दीपों से दीप को अन्य प्रकाशित किया, क्या उस दीप के प्रकाश में कुछ कमी नजर आ रही है? नहीं तो माँ। तो फिर विद्यार्थी तो फिर विद्या शिक्षा बांटने में विद्या को कम कैसे हो सकती है? और कुंदन तुरंत ही विद्या के शब्द का मूल अभिप्राय समझ गया। माँ, सच सच बताइए, आप कौन हैं? अगले ही पल विद्या नामनी माँ सरस्वती, आप, तुम्हारे भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने विद्या का वेश भरकर तुम्हारे पास आना पड़ा कुंदन। माँ, अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने व्यवहार के काफ़ी लज्जित हूँ और वादा करता हूँ कि भविष्य में जब किसी को विद्या बांटने में कुतनिक भी मुंह नहीं मोड़ूंगा। कुंदन, यदि ऐसा ही करोगे तो जीवन भर मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। और कुंदन यह आशीर्वाद देते हुए सरस्वती अंतर ध्यान हो गई। उस दिन के बाद कुंदन के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया। जब ऋषि नवचक्रम अनुपस्थित होते तो आश्रम की कोई विद्यार्थी उससे किसी प्रश्न का उत्तर पूछता तो उसे तत्काल ही उत्तर का जवाब बताता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है। और धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए जब नवचक्रम ऋषि कुंदन से बोले, कुंदन, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम अपने परिवार में लौट सकते हो। जो आज्ञा गुरुदेव। और कुंदन महर्षि से आशीर्वाद ले आश्रम से कबीले की ओर चल दिया। लंबा सफर तय करने के बाद कबीले में पहुंचा। हमारी झोपड़ी के बाहर कबीले में भीड़ क्यों लगा रखी है? जैसे ही झोपड़ी में पहुंचा, अरे ये माँ को क्या हुआ? अगले ही पल विद्यादामिनी सरस्वती, अरे माँ, आंखें खोलो माँ, मैं आ गया हूँ माँ।
कौन? कुंदन? अरे हाँ, यह तो कुंदन की आवाज़ है। सरदार मामा, माँ को क्या हुआ? वह बोल क्यों नहीं रही? कुंदन बेटे, तुम्हारी माँ माँ मंदा बहुत ही दिनों से बीमार चल रही है। आज सुबह अचानक बेहोश हो गई थी। वैद्य आकर दवाई दे गया है। उस दवाई के प्रभाव से मंदा कुछ देर में ही होश में आने वाली है। वैद्य ने कहा है कि दवाई के प्रभाव से मंदा आज संध्या तक होश में रहेगी और उसके उपरांत कभी इसकी सांस की डोर टूट सकती है। ओह सरदार मामा, यह क्या हो गया है? मैंने माँ का वचन दिया था कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर खूब सुख दूंगा। कुंदन फूट फूट कर रोने लगा। तभी मंदार को कराते हुए आंखें खोली। बूहू, अरे यह कौन रो रहा है? मंदा, माँ मैं तुम्हारा कुंदन हूँ। कुंदन, क्या तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई बेटा? हाँ माँ, आपकी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वापस लौटा हूँ, लेकिन आपकी यह क्या हालत बना रखी है? बेटा, मेरी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई है। ऐसा ना कहो माँ, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। कुंदन बेटा, मौत मेरे सिराने पर खड़ी है, तुम मुझे झूठी दिलासा दे रहे हो। अरे पगले, मौत एक शाश्वत सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आनी है। सरदार भैया, सर, सरदार भैया, जीवन के इस अंतिम बेला में मैं तुम्हें अपना जीवन के विषय में बताना चाहती हूँ। बताओ मंदा बहन, क्या बताना चाहती हो? सुनो भैया, आज से करीब 23 वर्ष पूर्व मीनाक्षीपुर राज्य के चंदन नाम के विद्वान व्यक्ति रहते थे। मीनाक्षीपुरम के राजा बलभद्र के विशेष सलाहकार थे। राजा बलभद्र चंदन के सलाह मशवरा किया बगैर कोई कार्य नहीं करते थे। एक दिन, चंदन जी, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। अपने अंतिम समय में तुम्हें एक विनती करना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। चंदन जी, युवराज शीलभद्र विलासी व आराम तलब हैं। वचन दीजिए, जिस प्रकार आप विभिन्न कठिन अवसरों पर मुझे सलाह देते आए हैं, इसी प्रकार शीलभद्र को भी तुम समय समय पर नेक सलाह देते रहोगे। महाराज, ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, आप इस विषय में निश्चिंत रहिए। चंद चंदन जी, तुम्हारे यह कह देने से मैं चैन से मर सकूंगा। निश्चित ही आप मेरे बाद शीलभद्र के डगमगाते कदमों को संभाल लेंगे, उसी के संकट में सहायता करेंगे। उसी रात वीरभद्र स्वर्ग सिधार गए और प्रथम प्रथा तब प्रजा के अनुसार युवराज शीलभद्र को मीनाक्षीपुर का नया राजा बना दिया। राजा शीलभद्र अमर रहे। और राजा शीलभद्र ने के ही दरबार को ही राग रंग का स्थान बना दिया। शीलभद्र मीनाक्षीपुरम के राजा बन गया तथा अपने पिता की तरह वीर वीर व कुशाल शासक साबित न हो सका। दरबार में सदा राग रंग की महफिलें जमे रहती। इस नृत्य करने वाली नर्तिका के घुंघरू की लय पर शीलभद्र झूमता रहता। यह राजकीय सलाहकार चंदन शीलभद्र के यह आचरण देख बुरी तरह परेशान था। शीलभद्र को सारा ध्यान नृत्य के महफल भोग विलास में लगा रहता है, प्रजा उसका तनिक भी ध्यान नहीं है। राजा शीलभद्र का कर्तव्य मास कैसे कराया जाए? एक वर्ष राज्य में बरसात नहीं हुई, उसने सारा राज्य में सूखे की चपेट में आ गया। लोग भूखे मरने लगे थे। ऐसे में विकट परिस्थिति में शीलभद्र सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाओ, मनी मनी मीनाक्षीपुर की जनता पर लगाम वसूल करो। लेकिन महाराज, भूखे सूखे के कारण लोग वैसे ही बेहाल हैं, इसमें लगान कैसे दे पाएंगे? तुम से जो कहा गया वही कर। मूर्ख, जानते नहीं कि यदि लगान वसूल नहीं किया गया तो हमारे रागरंग में हिफिल का अर्थ पूरा कहाँ से होगा? जो हो गया महाराज। शीलभद्र के आदेश पाकर सैनिकों ने मीनाक्षीपुरम की प्रजा पर लगान वसूलना शुरू कर दिया। भूख प्यास और बेहाल प्रजा के पास जो कुछ भी न मिलता, उनके सैनिकों को लगान के नाम पर ले जाते। बदले में लोग राजा शीलभद्र को कोसते रह जाते। एक दिन, हमें बख्श दो सैनिक, अगर तुम यह सब भी ले गए तो हम बेमौत मारे जाएंगे। ओह, यह प्रजा निहिर प्रजा के ऊपर सरासर जुल्म ढाया जा रहा है। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे आज ही राजा शीलभद्र से इस विषय में सचेत करना होगा। और वह उसी समय शीलभद्र राजा के भवन में पहुंचा। वह शील सोमप्रभा, वाह, पैरों में तेजी बिजली भरी हुई है। तुम्हारे नृत्य सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। वाह सोमप्रभा, वाह। प्रजा का दुख
दुख में डूबे चंदन को देख न पाया। वह जोर से चिल्लाया, बंद करो यह बेशर्मी विलासता का नंगा नाच। यह सुन नर्तक की स्वर्ण प्रभा चंपा कर नृत्य रोक दिया। यह देख शीलभद्र चिल्लाता हुआ चंदन सिंह से बोला, चंदन सिंह जी यह क्या आश्चर्य बढ़ता है महाराज, उधर उधर तो भूख से मरी प्रजा आपके सैनिक जुल्म ढा रहे हैं और इधर आप विलास परिस्थितियों में नृत्य की महफिलों में डूबे हुए हैं। बंद करो यह अपनी बकवास। नृत्य गायन और का समारोह आयोजित करना हमारी राष्ट्रीय परंपरा है, उसे निभाना हमारा फर्ज है। और प्रजा के प्रति आपका जो फर्ज है महाराज उसे कौन पूरा करेगा। यदि प्रजा के भाग्य में भूखे प्यासे मरना लिखा है तो कैसे बदला जा सकता है। यह उसके पिछले जन्म का पापों का फल मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। चुप रहिए महाराज। निहिर प्रजा को ऐसा लांछन लगाने को आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई। आप स्वयं अपने अपने नम से अंदर झाँक कर क्यों नहीं देखते। ओह, तो आज तुम शीलता की सारी सीमाएं तोड़ने जा रहे हो चंदन। और सेनापति सन आगे बढ़े। महाराज आपकी आज्ञा हो तो अभी चंदन का सिर कर्म करके इसको गुस्ताख को सजा दूं। नहीं नहीं, चंदन हमारा राज की सलाहकार है और इसने पूर्वज भी हमारे वर्षों से हमारे राज के वंश के सलाहकार बनते आए हैं। हम इसे मृत्युदंड नहीं अपितु इसे देश निकाला देते हैं। 24 घंटे के अंदर भीतर भीतर ये परिवार सहित राज्य छोड़ देगा, यह हमारा हुक्म है। और शीलभद्र मुझे इसी बात की आशा है। और यह घोषणा के प्रयासशील भद्र ने एक कागज पर चंदन से देश निकाली का हुक्म लिख दिया और प्रजा पर राजसी मोहर लगा दी। उसने जब प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री जी हुक्मनामे को राज दरबार के बाहर लगवा दिया जाए और आज ही नहीं बल्कि अभी समय हुक्म का प्रभारी समय माना जाएगा। जो हुक्म। यह फैसला सुनकर चंदन अपने भवन की ओर चल पड़ा। आज मुझे अपनी मातृभूमि के सदा के लिए छोड़ना जाना पड़ रहा है। आज तो मृत्युदंड से भी अधिक पीड़ादायक है। अपने घर पहुंचकर ऐसी अवस्था देख मैं बुरी तरह चौंका। स्वामी, आपने यह क्या दशा बना रखी है। आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है मंदा। हमें इसी समय यह राज्य छोड़ना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं। हाँ मंदा, राजा शीलभद्र ने यही आदेश है, कहकर हमारी सारी बातें मुझे बता दी। सारी बातें विस्तार से जानने के बाद उसने बोली, स्वामी, किसी भी नीच व मूढ़ राजा के अधीन काम करना घोर पाप है। आपको यह खुश होना चाहिए कि आपके ने ऐसे राजा की चाकरी से मुक्ति मिल गई। मात्र भूमि त्याग अंतर है, कहीं चलना जाना पड़ा पीड़ाजनक नहीं है। मंदा, मैं भी इस बात से सोचकर दुखी हो रहा हूँ, लेकिन मैं राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा स्वामी। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो मंदा। और कुल तब कुंदन सिंह मेरे पति ने वह राजा छोड़ दिया। राजा बलभद्र ने मैं अपने दिए वचन न निभा सका। मुझे दुख है। मैं ये देश का निःशुल्क शीलभद्र से हाथों सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करना महाराज। और शाम होते होते हम एक घने जंगल में प्रवेश किया। मंदा, मीनाक्षीपुर राज्य की सीमा से हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। आज रात हम जंगल में बसेरा करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, मेरी अवस्था में एक पग चलाने लायक नहीं रही है। अब एक झाड़ी के पीछे रात होने से जंगल में भयानक सन्नाटा छा गया था और अर्धरात्रि हुई भी नहीं थी कि अरे, इतनी रात्रि जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज़ कौन आ रहा है। तभी एक घुड़सवार हमारी गाड़ी झाड़ी के समीप आकर रुका। अरे, ये तो सेनापति सालून सिंह है। इतनी रात गए यह बियाबान जंगल में क्या कर रही आया है स्वामी। मुझे इसकी गतिविधियाँ कुछ रहस्यमय सी लग रही हैं। दाल में कुछ काला है चंदा। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। तभी जंगल में एक बार घोड़ों की टाप फिर गूंजी, टप 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 टप। लगता है एक और घुड़सवार इधर आ रहा है चंदा। और ठीक कुछ ही देर बाद, अरे, यह तो नीलगढ़ का राजा जयमल है क्या। और साल सालुद्दीन राजा जयमल से कहा रहा था, आइए महाराज, मैंने
आने में बहुत देर कर लगा दी। हाँ सालुद्र सिंह, हमें यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, कहो क्या समाचार है। महाराज समाचार शुभ है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है कि बैठ के प्रथम रात्रि को मीनाक्षीपुरम पर धावा बोल सकते हैं। निश्चित ही तुमने हमारा साथ देकर बड़ा अच्छा काम किया है सालुंद्र सिंह। महाराज आप महाराज, मैंने आपसे कहा था कि यह पूरा करने दिखा दिया। अब समय आने पर आप भी अपने वचन को न भूलिए। कैसे भूलेंगे सालुंद्र सिंह। मीनाक्षीपुरम को फतेह करने पर हम मीनाक्षीपुरम की राजगद्दी आपको सौंप देंगे। साथ ही शीलभद्र को इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। मीनाक्षीपुरम खुशी से इस मौके पर आपको एक खुशखबरी और देना जा रहा हूँ। अपनी योजना के सबसे बड़ा खतरा राजा शीलभद्र के सलाहकार चंदन का था, लेकिन आज राज्य में शीलभद्र ने देश दिखाना दे दिया है। ओ, यह तो वास्तव में तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है शैलेंद्र सिंह। और उस वार्तालाप के पश्चात जो जिस दिशा में आया था उसी दिशा में लौट गया। मैंने जब अपने पति ने उन सारा वार्तालाप सुना, स्वामी सेनापति साल साल सिंह इस देशद्रोह करेंगे, उस इसकी तो सपन में भी कल्पना नहीं की थी। बंदा मीनाक्षीपुरम की प्रजा इस दिनों वैसे ही दुखी और अकाल से जूझ रही है, ऊपर से मल्ल जयमल का इस पर हमला पूरी तरह कमर तोड़ देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे भी होगा मैं यह समाचार राजा शीलभद्र को पहुंचा कर ही रहूँगा। लेकिन स्वामी, आप राजा शीलभद्र के पहुंचेंगे कैसे? मीनाक्षीपुरम में तो आपको प्रवेश वर्जित है। बंदा, मैं अपनी जान पर भी खेल कर राजा शीलभद्र को इस षड्यंत्र की सूचना दूंगा। और अगली सुबह, बंदा, मैं मीनाक्षीपुरम जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। जय। अच्छा स्वामी, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना। शेर की मांद में घुसने जा रहे हैं। और मीनाक्षीपुरम में पहुंचकर मेरे पति एक सौदागर के वेश धरा और उसी दरबार में पहुंचे। मैं बगदाद का सौदागर विस्मल्लाह हूँ। महाराज से जाकर कहो कि उसकी खिदमत में एक हसीन ना नजीने को पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम यहीं ठहरो। और कुछ देर बाद, चलो सौदागर, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, चलो। और मेरे पति पहरेदार के साथ दरबार में पहुंचे। तुम तो बगदाद के सौदागर बिस्मिल्लाह? जी महाराज। कहाँ है वह खूबसूरत कनीज तुमने हमारी खिदमत में पेश करना चाहते हैं? महाराज, आप मुझे जो समझ रहे हैं वास्तव में वह नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? अगले ही पल तुम्हें हमने देश निकाला दे दिया था, फिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्षमा करें महाराज, आपको एक षड्यंत्र की जानकारी देना जरूरी था, इसलिए सौदागर का वेश धर के यहाँ आना पड़ा। कैसा षड्यंत्र? महाराज, सेनापति दुसाल सिंह देश में नीलमगढ़ के राजा जयमल के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कल रात्रि को खूनी षड्यंत्र रचने वाला है। ओह, यह अचल को मेरी खूनी योजना के बारे में कैसे पता चला? यह क्या कह रहे हो? बोला सेनापति सादुल सिंह, हमारे विरुद्ध ऐसा कैसा करेंगे? क्योंकि महाराज, सेनापति सादुल सिंह आपको मारकर मानिकपुर के राज्य हासिल करना चाहते हैं। क्या यह झूठ बोल रहा है? महाराज, सौदागर बनकर दरबार में दोबारा आने की यह एक चाल थी। इसका सिर अभी धड़ से अलग किए देता हूँ, इसलिए आकर राजज्ञा का उल्लंघन किया है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से कल रात जंगल में सेनापति सालू सिंह को नीलगढ़ के राजा जयवंत के साथ षड्यंत्र रचते देखा है। यह कह सेनापति सालू सिंह जैसे ही अपनी नंगी तलवार मेरे पति की ओर बढ़ा, राजा शीलभद्र ने उसे रोका। रुको सेनापति, रुको। और सेनापति षड्यंत्र जहाँ का तहाँ रुक गया। तब शीलभद्र ने सालू सिंह को इशारा करते हुए सैनिक को आदेश दिया, सैनिक आगे बढ़कर सेनापति सालू सिंह की तलवार को गिरफ्तार कर लो। सैनिक ने तुरंत ही आदेश का पालन किया और साल सिंह हड़बड़ा कर शीलभद्र से बोला, महाराज, आप देश निकाले की सजा पाए व्यक्ति पर विश्वास करके मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे। चंदन सिंह झूठा और प्रेमी है। सालूर सिंह, तभी तो हमें चंदन जी पर भरोसा है। तुम ही सोचो, जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करते हुए कमियां निकाल सकता है, वह झूठ और प्रेमी हो सकता है? चंदन सिंह, देश निकाला देना हमारी भूल थी।
हमें अपने आदेश को अफसोस हो रहा है कि वैसे भी सच और झूठ का पता कल रात को चल जाएगा। चंदन सिंह, तुम कल तक मीनाक्षीपुरम में ही रहोगे, रुकना होगा। यदि तुम्हारी बताई सूचना सच निकली तो ठीक है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुझे स्वीकार है महाराज। और शीलभद्र के आदेश पर सालूर को जेल में भिजवा दिया गया और मेरे पति की कड़ी निगरानी में राजमहल के अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। वह दिन बीत गया और फिर जिस रात की उन्हें प्रतीक्षा थी वह रात आ गई। शीलभद्र के आदेश पर उसकी समस्त सेना पूरी तैयारी थी और दूसरी ओर राजा जयमल प्रसन्न ने अपनी सेना के साथ मनीषापुरम की ओर बढ़ा चला रहा था। मेरी जिंदगी का यह कैसा सुअवसर आया है। आज मैं बिना किसी संघर्ष के ये युद्ध मीनाक्षीपुरम पर कब्जा करने में सफल हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जयमल ने अपनी सेना के साथ मीनाक्षीपुरम की सीमा में प्रविष्ट किया, मारो मारो आह, और जल्द ही शीलभद्र ने राजा जयमल को मौत के घाट उतार दिया। जयमल, यह तेरा मीनाक्षीपुरम पर आक्रमण करने की सजा आह। और अगले दिन शीलभद्र ने मेरे पति से कहा, चंदन जी, कल रात तुम्हारा कारण ही मुझे दुश्मन पर विजय हासिल हुई। महाराज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है मैं अपने जीवन आपका जीवन बच गया और कृपा करके आप मुझे दूसरों का जीवन भी कुछ चिंता कीजिए। मैं तुम्हारे मतलब नहीं समझ चंदन जी। महाराज, आप मीनाक्षीपुरम के बेकसूर व सूखे की मार पीड़ित लोगों को लगान की माफ़ कर दीजिए। बुरे व्यसन को छोड़ प्रजा की भलाई के कार्य में लग जाइए। ठीक है चंदन जी, आज से हम वही करेंगे जैसा तुम कहोगे। तुम्हारी देशभक्ति ने हमारा दिल जीत लिया। और शीलभद्र वहाँ पर बंदी सरदल सिंह को बुलाया। सरदल सिंह, जब बताओ फरेबी कौन है, तुम या चंदन जी? महाराज, मुझे क्षमा कर दें, फरेबी मैं ही हूँ, जो राज सिंहासन हासिल करने के चक्कर में आपसे दगा करने चला था। तो अब उस दगा की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सरदल सिंह। नहीं महाराज, मुझे सज़ा न दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन सरदल सिंह को गिड़गिड़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे एक इशारा पाते ही सैनिक ने सरदल सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। आह आह, तलवार के वार से सुरक्षित हार गया। जब सरदल सिंह मेरे पति से कहा, चंदन जी, तुम्हें देशद्रोही का षड्यंत्र का भांडाफोड़ करने यह साबित कर दिया कि तुम एक देश प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारा देश निकाला वापस लेते हैं और तुम्हें अपने राज का सलाहकार पद पर नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने आकर शीलभद्र से कहा, महाराज, माना चंदन जी ने राष्ट्र के प्रति बहुत नेक कार्य किया है, ये अभी भी अब आपके द्वारा दी गई सजा का हकदार है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? महाराज, जिस घोषणा का पत्र एक बार राजसी मोहर लग जाती है, उस घोषणा पर लिखी घटना को किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता। यह राजसी नियम है। ओह, तो क्या इस अवस्था में हमें चंदन सिंह को प्राण दंड देना पड़ेगा? शीलभद्र परेशान देख मेरे पति ने उनसे कहा, महाराज, आप इस तरह परेशान न होइए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेरे और आप राज के नियम न तोड़ें। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। काश हमें जल्दबाजी में तुम्हारे देश निकाले की घोषणा पत्र पर राजसी मोहर न लगवाते। और तत्पश्चात राजसी परंपरा के अनुसार मेरे पति को प्राण दंड देने के लिए राज दरबार में खुले मैदान में ले जाया गया। चंदन सिंह, हमें खेद है, तुम राजसी नियमों के भली चल रहे हो। हमारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। महाराज, मीनाक्षीपुरम की सीमा के बाहर वाले जंगल में मेरी पत्नी चंदा मेरे वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। मेरी मृत्यु के पश्चात उसे सौंप दिया जाए, मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा ही किया जाएगा चंदन जी। और मीनाक्षीपुरम की प्रजा के सामने ही मेरे पति को सूली पर चढ़ा दिया। ओह, आज एक देश बेमौत मारा गया। भगवान चंदन जी की आत्मा को शांति दे। आज हमारा सच्चा हितैषी मारा गया, मेरे पति को सूली पर चढ़ा दिया गया। उधर वन में बैठी सोच रही थी, स्वामी मीनाक्षीपुरम गए हुए आज तीसरा दिन भी व्यतीत, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। मैं दिन भर इन्हीं सोच विचारों में डूबी थी। संध्या होने वाली थी कि राजा शीलभद्र का रथ मेरे समीप आकर रुका। महाराज, आप मेरे पति कहाँ हैं? बहन, आपके पति जी जीवित नहीं हैं। क्या मेरे पति अब जीवित नहीं है? हाँ बहन,
रथ में तुम्हारे पति का शव रखा हुआ है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? मेरे पति आपके शूलभद्र और जयमल के पीड़ित को सूचना षड्यंत्र की सूचना देने गए थे। बहन, तुम्हारे पति राजकीय नियमों की भेंट चढ़ गई और कहकर शीलभद्र ने सारा व्याख्या विस्तार से मुझे बताया। सारी बात सुनकर मैं दौड़कर रथ पर रखे अपने पति के शव के पास पहुंची। स्वामी, मुझे गर्व है कि मुझे जैसे देशभक्त की पत्नी हूँ। मुझे तुम्हारे बलिदान पर आंसू नहीं बहाऊंगी। तब शीलभद्र के पास जाकर बोली, बहन, जो होना था हुआ हो उसका। अब तुम मीनाक्षीपुरम वापस लौट चलो। अपना जीवन के चक्कर में सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी और चंदन सिंह के जीवन काल में मिली थी। महाराज, अब मैं मीनाक्षीपुरम नहीं जाऊंगी। बहन, जिद न करो। देखो, समय गर्भवती हो, ऐसी अवस्था में तुम कहाँ भटकोगी। महाराज, आप मेरी चिंता न करें, भगवान सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा करेगा। ओह, तुम्हारी जिद ने तो मुझे परेशानी में डाल दिया बहन। और शीलभद्र दुविधा में पड़ गया। सहसा हुआ कुछ ध्यान आया। बहन, अभी यह परंपरा चली आ रही है कि तुम्हारे पति के परिवार मीनाक्षीपुरम जन्म का राजा राजसी सलाहकार बनता है आया है। क्या तुम अपनी परंपरा को आगे चलने दोगी? वो कैसे महाराज? बहन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होकर हमारे राज्य में विशेष सलाहकार बने। महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपके वचन देती हूँ कि अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाकर इस योग्य बनाऊंगी। यह बड़ा होकर राज्य की सलाहकार बन सके और मेरे बेटे आपके पास आएगा अवश्य महाराज। लेकिन उस दिन जब दुनिया में नहीं रहूंगी, यह मेरा आपसे वादा है। ओ बहन, उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ। अब हमारे दरबार में हमारे राज्य के सलाहकार पद रिक्त ही रहेगा। उस पद की तुम्हारे पुत्र ही आकर भरेगा। और शीलभद्र ने मुझे विदा ले मीनाक्षीपुरम वापस लौट गया और मैंने कड़ा दिल कर अपने हाथों अपने पति का अंतिम संस्कार किया। फिर अपने पुत्र को कुंदन नगर अनजाने सफर पर चल पड़ी और रात होते होते एक बस्ती के समीप पहुंची। मुझे चक्कर आ रहा है और सीधी बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब मुझे होश आया तो भैया, तो मैं तुम्हारे कबीले में थी और तुमने ऐसा हो देख मुझे अपनी धर्म बहन बना लिया। यही मैंने अपनी बेटी सोनालिका को जन्म दिया। भैया, यही मेरी राम कहानी है। कुंदन अब जब बड़ा हो गया है तो पढ़ लिख गया है, इसलिए मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मीनाक्षीपुरम जाकर अपने पिता के रिक्त पद को संभाले और अपने पिता का नाम रोशन करे। कुंदन, जो अभी तक चुपचाप बैठा था, यह सुन रहा था, भरे हृदय से मंदा से बोला, ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। मीनाक्षीपुरम जरूर जाऊंगा। सब मैं चैन से मर सकूंगी बेटा, कहते हुए चंदा की सांसें उड़ गई और फिर वह हिचकी और प्राण पे उड़ गए। माँ, माँ, बहन, बहन। कुंदन, सोनाई का माँ सब पर गिर कर फुट फुट रो पड़े और परंपरा अनुसार चंदा का अंतिम संस्कार किया गया। मंदा का तत्पश्चात, बेटा, मैं चाहता हूँ कि अपने स्वर्गवासी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तुम मीनाक्षीपुरम जाओ। आप ठीक कह रहे हैं सरदार मामा। और तब अपनी बहन सोनिका की बस्ती में सरदार जंगालू के पास छोड़कर कुंदन मीनाक्षीपुरम की ओर चल दिया और लंबा सफर तय करके मीनाक्षीपुरम के दरबार में। प्रणाम महाराज। योग, तुम कौन हो? महाराज, मैं आपके भूतपूर्व दिवगत राज के सलाहकार चंदन सिंह का पुत्र कुंदन हूँ। ओह, तो तुम चंदन के पुत्र हो? हाँ महाराज, वर्षों पूर्व मेरी माँ ने आपको वचन दिया था कि वचन को निभाने आज मैं आपके पास आया हूँ। वो देखो कुंदन, इस खाली पद पर किसी ने तुम्हारे पिता के बैठते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात रिक्त स्थान पड़ा है। जाओ, उस रिक्त स्थान पर जाकर बैठो, रिक्त स्थान को भर दो। जो गया महाराज। और उस समय रिक्त स्थान के समीप पहुंचा। ठहरो कुंदन, यह स्थान तुम्हारे राज्य के सलाहकार का स्थान है। इस स्थान पर बैठने से पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सबूत देना होगा ताकि जान सकें तुम इस स्थान पर बैठने योग्य है, अन्यथा नहीं। महाराज, मुझे किसी भी अपनी बुद्धिमानी का सबूत देना पड़ेगा। किस प्रकार अपनी? कुंदन, ये दोनों हमारे जुड़वा पुत्र हैं, प्रशांत निशांत। हम यह चाहते हैं कि हमारे जीते जी इस बात का फैसला हो जाए कि हमारे बाद इस राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए। जी महाराज, मुझे स्वीकार है। महाराज, इन दोनों में राजकुमारों में 2 प्रश्न पूछूंगा, जिसके पास उत्तर होंगे वह
उत्तर वह सही होगा, वही राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनने योग्य है। ठीक है। कुंदन ने दोनों राजकुमार से कहा, राजकुमारों, मैं तुम्हें प्रश्न पूछता हूँ, तुम दोनों शांति और धैर्य के साथ उनका विचार करना, फिर उत्तर देना। ठीक है। देखो, कुछ देर के लिए तुम दोनों को यह समझा लो कि तुम दोनों राजा बन गए, और अंत में जब राजा की हैसियत से सोचकर बताओ कि तुम अपने पिता महाराज के साथ कैसा व्यवहार करोगे। वह प्रश्न फिर पहले प्रश्न पर प्रशांत बोला, मैं चाहे राजा बन जाऊं, वह तब भी पुत्र होने के नाते मैं अपने पिता के सिर कटवाने के लिए तैयार रहूंगा। वाह वाह। दरबार में उपस्थित लोगों ने प्रशांत के उत्तर पर तालियां बजाई। अब राजकुमार ने शांत कुंदन से कहा, एक राजा की हैसियत से यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपने पिताजी महाराज का शीश कटवाने में भी संकोच नहीं करूंगा। अरे, यह तो राजकुमार निराश निराश क्या कह रहे हैं। महाराज का शीश काट, एक राजा की हैसियत से यदि जरूरत पड़ी तो मैं अपने पिताजी महाराज का शीश काटने में भी संकोच नहीं करूंगा। अरे, यह राजकुमार ने शांत क्या कह रहे हैं। सभी दरबारी आश्चर्य से डूब उठे। मेरा दूसरा प्रश्न कि एक पुत्र की तरह तुम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करोगे, पहले तुम बताओ राजकुमार प्रशांत। एक पुत्र की हैसियत से मैं अपने पिताजी को एक आज्ञा का पालन करके सदैव तत्पर रहूंगा। वाह 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 वाह। प्रशांत प्रश्न पर बिना विचार किए ही झट से उत्तर दिया। दूसरी ओर कुछ देर सोचने के पश्चात निशांत बोला, एक पुत्र की हैसियत से मैं अपने पिता की वही आज्ञा मानूंगा जो मानने योग्य होगी। अरे राजकुमार निशांत, ये नहीं है क्या कहा। राजकुमार निशांत को तो निश्चित ही हारा हुआ समझे। दरबार के उपस्थित अधिकारियों ने का यही विचार था कि राजकुमार प्रशांत ने निश्चिंत नारे लगाने लगे। लोगों ने नारे सुनकर कुंदन मुस्कुराता हुआ बोला, ठहरिए, अभी इस बात का फैसला होने में देर है। क्योंकि देर किस बात की है। यह सुनकर कुंदन गंभीर स्वर में बोला, आप लोगों ने मेरे प्रश्न को ध्यान से नहीं सुना। मेरे दोनों प्रश्नों में राजकुमार कसौटी के रूप में पूछे गए थे। दोनों राजकुमारों के उत्तर सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजकुमार ने शांति राजगद्दी का अधिकारी बनने योग्य है। वह कैसे। देखो, मेरा पहला प्रश्न था कि राजा की हैसियत से पुत्र पिता से कैसा व्यवहार करेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर था राजकुमार प्रशांत ने यह दिया कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पिता के लिए अपना सिर भी कटवा देंगे। उधर इसी प्रश्न का राजकुमार निशांत ने उत्तर दिया, जरूरत पड़ने पर वह अपने पिता का सिर काट डालेंगे। मैं भी संकोच नहीं करेंगे। तब आप लोगों का विचार कीजिए, राजा की हैसियत से जो राजगद्दी पर बैठेगा वह अपने धर्म और फर्ज को अवश्य ही पूरा करना चाहेगा। मान लो कि राजा के पिता ने कोई घोर अपराध किया, तो क्या ऐसी में पुत्र अपने पिता के अपराध की सजा न देगा। राजा की हैसियत से उसे अपने पिता को उसके किए अपराध की गंभीरता को देखकर मौत की सजा देनी पड़ी। ऐसा करने वाला ही सच्चा राजा कहा जाता है। यही कारण है कि राजकुमार ने शांत का उत्तर वास्तविक में एक सच्चे राजा का उत्तर था। कुंदन की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। यह देख कुंदन मुस्कुरा तो आगे बोला, मेरे दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए। मेरे सवाल था कि एक पुत्र की हैसियत से अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका उत्तर देने में प्रशांत ने बताया कि अपने पिता को एक एक आज्ञा का पालन करना चाहिए, जबकि राजकुमार निशांत ने उत्तर दिया था कि पिता के नाते वह अपने पिता को केवल उसी आज्ञा का पालन करेगा जो उचित होगी। मान लीजिए पिता ने अपने पुत्र को कोई ऐसी आज्ञा देता है जो न्याय संगत न हो, तो क्या ऐसी दशा में राजा का पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अतः राजकुमार निशांत ने यह उत्तर से वह ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करेगा जो अधर्म और अन्यायपूर्ण हो। उसकी सूझबूझ और बुद्धिमान झलकती है, और स्पष्ट है कि अधिकारी बनने के लिए राजकुमार निशांत ही सभी गुण विद्यमान है। कुंदन, निश्चित ही तुमने बिल्कुल सही और सटीक फैसला करने का यह सिद्ध कर दिया कि तुम कि इस स्थान पर बैठने की योग्य हो। अब तुम इस खाली स्थान पर संघर्ष बैठ सकते हो और अपना राजकीय सलाहकार बनाना कर हमें प्रशंसा होगी।
और कुंदन वह काली स्थान पर बैठ गया और अब शील भद्र दरबार में घोषणा करी, आज से कुंदन हमारा राजकीय सलाहकार नियुक्त करते हैं। और उसकी सलाह के अनुसार कार्य करके शीलभद्र ने मीनाक्षीपुर का ने चहुमुखी विकास किया और मीनाक्षीपुर की प्रजा कुंदन की प्रशंसा से लगाती थी। और कुंदन के दिन निश्चिंत ही सरस्वती विराजमान करती थी। कुंदन के रूप में हमारे राज्य में एक अनमोल हीरा मिला है। एक दिन कुंदन कबीले में जाकर वहाँ की अपनी बहन सोनालिका मीनाक्षीपुर में ले आया और उसी वर की तलाश में खूब घूम धाम से सोनालिका विवाह किया। सरदार जंगलू भी उस को वह भूला नहीं था और समय समय पर कबीले में जाकर उनसे मिलकर आशीर्वाद लिया करता था। समाप्त दोस्तों।